हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको भूगोल से या फिर पर्यावरण से ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसमें हमेशा बच्चों को पढ़ने में कन्फ्यूजन होती है। इस एकमात्र वीडियो में जितनी भी कन्फ्यूजन होगी वो सभी आपकी दूर हो जाएंगी। और टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएँ। तो हम स्टार्ट करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अभी हम केवल अक्षांश रेखाओं के बारे में बताएंगे। तो चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। परिभाषा क्या है कि ग्लोब पर या मैप पर खींची गई पट काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो आपका जैसे ये बन गया है, ये बन गया है पृथ्वी। ये क्या है आपका? पृथ्वी या ग्लोब। तो जैसे ये आपका ग्लोब बना हुआ है, अगर हम कह दें यहाँ से बिल्कुल मध्य से हम एक रेखा खींचते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर से हो जाएगी। और इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा नाम, ठीक है। और इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो एक चीज़ आपसे और कहेंगे कि आप लोग कॉपी ओपन लेके बैठ जाएं, क्योंकि इसमें आपको साथ साथ में नोट करते जाना है ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी दूर हो जाएगी। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको ठीक से याद नहीं होगा। तो आपसे अनुरोध है, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और इसको नोट भी करते जाइए। अगर हाँ कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में आप हमको सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, हमने ये एक लाइन खींच दी है और यहाँ पे एक ऐसे बना दिया है कोण। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि एक एक अंश के अंतराल पे, ध्यान दीजिएगा, एक एक अंश के अंतराल पे अगर हम रेखाएं खींचेंगे तो कुल रेखाएं हम खींच सकते हैं। टोटल कितनी खींच सकते हैं? 90 रेखाएं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसलिए क्या है, 90 रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो नीचे भी हम क्या है, 90 रेखाएं खींच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 90 + 90 बराबर 180। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या की किताबों में आपको ये मिलेगा कि 180 है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे 90 + 90, तो 90 ऊपर हो गए, 90 नीचे हो गए, तो यहाँ पे 180 हो गए। लेकिन जो बिल्कुल मध्य में है 0 डिग्री, जिसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा भी तो इसको काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे तो 180 + 1 बराबर 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। कितनी होती है? 181 होती है। ये आपको दिमाग में बैठाना है। अब कई किताबों में ये दिया रहता है, थोड़ा एक ग्लोब होता है, एक मैप होता है। तो ये आपको होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लोब पर क्या होता है। जैसे ये आपकी पृथ्वी बनी है तो यहाँ पे जो रेखा है, यहाँ पे रेखा है, ये रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, ये क्या है, बिंदु है। क्या है? बिंदु। तो कई किताबों में ये मानकर इसको क्या कर देते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 बताई गई है। तो लेकिन मैथ के नज़रिए से हम बात करेंगे तो जो सरासर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ रेखा है तो यहाँ से बिंदु है, यहाँ से बिंदु है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो ये ग्लोब पर जो है लास्ट वाला या फिर ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, उसको हटा देंगे। तो 181 से 2 घटाएंगे, हो जाएगा 100। दो जो आया है, ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक, तो 181 - 2 बराबर 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ये 179 होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि खगोल शास्त्र की भाषा में। लेकिन मैथ की भाषा में आपने पढ़ा होगा कि रेखा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिंदु होती है। इसलिए हम इसको नहीं हटाएंगे। तो इसलिए क्या है, 90 + 90 बराबर 181। कितना होगा? 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। लेकिन भूगोल जो लोग पढ़ते हैं, जिनका एक अपना सब्जेक्ट होता है, उसमें बताया जाता है कि ग्लोब पर जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती? 179 होती है। और मैप पर जो होती है
181 होती। तो आप ये भी याद रख सकते हैं अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 181 होती है। और ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179 होती है। इतना आपको याद रखना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि इनसे और क्या क्या बिंदु बनते हैं। थोड़ा आप लोग लिखते जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। अब जैसे हम कहेंगे ये आपका ग्लोब है, तो ग्लोब पे जो मध्य में है 0 डिग्री है, और इससे जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे, 0 डिग्री है। और विषुवत रेखा के उत्तर में ये 23.5 डिग्री जो है, ये एन फॉर नॉर्थ, इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। फिर दक्षिण में भी क्या है, 23.5 पे क्या है, 23.5 पे है मकर रेखा। क्या है आपका, मकर रेखा है। ठीक है, तो 23.5 पे क्या है, मकर रेखा दक्षिण में। यहाँ पे हम करेंगे एस, तो 23.5 डिग्री जो एन है ये कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री एस ये मकर रेखा कहलाती है। तो हम और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो आपको हो जाएगा 45, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66.5, और यहाँ पे सब में क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों, एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 एस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 66.5। कितना हो जाएगा, 66.5 एस हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि 0 डिग्री से ऊपर 23.5 और 0 डिग्री से नीचे 23.5, यहाँ पे जो आपके वन जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री से ऊपर 23.5 और नीचे 23.5 जो वन आपके पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं 23.5 से 45, 23.5 से 45, तो ऊपर भी और नीचे भी। तो 23.5 से 45 ऊपर भी, यहाँ पर भी उपोष्ण पाए जाएंगे, और यहाँ पर भी उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तो आपको ये याद रखना है कि उपोष्ण कटिबंध जो है ये पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 23.5 से 45 डिग्री के मध्य उत्तर में भी और दक्षिण में भी। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएंगे तो ये आपके हो जाएंगे कहाँ, 45 से 66.5, 45 से 66.5, और यहाँ पाए जाएंगे शीतोष्ण कटिबंध। क्या पाए जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या पाए जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध पाए जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम और ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर जो हो जाएगा 66.5 से क्या 90 तक, तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर भी क्या होगा, ध्रुवीय कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध। तो आप लोग साथ में बनाते जाइएगा भैया, बहुत कठिन चैप्टर है ये, और आसान भी है सबसे। अगर ठीक से समझ गए तो आसान है, अगर नहीं समझे तो सबसे कठिन यही चैप्टर है, और मेरे अनुसार तो इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। तो यहाँ फिर से देखेंगे कि 0 डिग्री से 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे 23.5 से 45, 23.5 से 45 उत्तर में भी और दक्षिण में भी जो वन आपके पाए जाते हैं वो आपके होते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या होते हैं, उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे 45 से 66.5, 45 से 66.5 जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इतना याद रखिएगा। फिर हम आएंगे कि 66.5 से 90 तक और 66.5 से 90 तक जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय कटिबंध। ये क्या हो गए हैं, ध्रुवीय कटिबंध। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि इस रेखा को नाम दे दिया गया है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। तो 66.5 को जो रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, आर्कटिक वृत्त रखा गया है। और जो 66.5 दक्षिण में है
ये आपका कौन सा होगा, ये उत्तर वाला होगा, और इसे कहेंगे अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त। ठीक है, तो ये आपका होगा अंटार्कटिका वृत्त हो जाएगा। तो ध्यान से इसको लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, हम आगे मिटाने जा रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज और बता सकते हैं कि जैसे हम यहाँ देखेंगे ये ध्रुवी है, ये क्या है आपका उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है आपका उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से एक पॉइंट बना लीजिए, जैसे ये एरो बन रहा है तो ये हो रहा है, इसका मतलब है हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा पे आ रहे हैं, और ये जो है आपका ये क्या है, हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। तो इस एरो का मतलब है कि हम जो है ध्रुवों से कहाँ आ रहे हैं, ये विषुवत रेखा पे आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, विषुवत रेखा पे आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ ध्रुवी जो उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ वर्ष के 12 महीने क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमेशा ठंडी क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। तो थोड़ा इससे याद रखिएगा, अगर हम ध्रुवों से पृथ्वी की ओर आते हैं, अगर हम ध्रुवों से पृथ्वी की ओर आते हैं तो जी का मान वो जो होगा घटेगा। तो जी फॉर गुरुत्वाकर्षण, जी फॉर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण। अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटेगा। अगर हम विषुवत रेखा से हम कहा जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो इसका मतलब होगा जी का मान बढ़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको साइंस में भी मिलेगा कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर। कहाँ होता है, ध्रुवों पर। जी का मान जो है न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। कहने का मतलब ये है, अगर आप भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे 50 किलो के हैं तो ध्रुवों पर आपका वजन लगभग 51 या 52 हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ जी का मान बढ़ जाता है और विषुवत रेखा पे जी का मान सबसे कम होता है। एक चीज आपको और बता दें, जैसे पृथ्वी है 24 घंटे घूमती है, ठीक है, एक चक्कर लगाती है। अगर हम कह दें पृथ्वी जो है, अगर चक्कर जो लगाती है अपने वर्तमान समय का 17 गुना हो जाए तो भूमध्य रेखा पे जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि ध्रुवों में क्या होती है, ठंडी पड़ती है। चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, वहां पे ठंडी अधिक है, इसलिए वहां जी का मान अधिक है। और विषुवत रेखा में ठंडी कम है, इसलिए यहाँ जी का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठंडी में हम लोगों को होता क्या है, ठंडी में लोगों का वजन बढ़ जाता है और गर्मी में वजन क्या होता है, घट जाता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसलिए वहां पे जी का मान ध्रुवों पे क्या होता है, बढ़ता है, और विषुवत रेखा पे क्या होता है, ये घट जाता है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये आपकी पृथ्वी बन गई है। हम यहाँ पे 3 रेखाएं आपकी उजार रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसको अगर वन लाइनर पढ़ेंगे तो याद तो हो जाएगा, लेकिन वो क्या होंगे, आप भूल भी सकते हैं। लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे, हम दावा करते हैं आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसा कि इसको कहते हैं जीरो अक्षांश। क्या कहते हैं, जीरो अक्षांश। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा नाम, क्या नाम इसका, भूमध्य रेखा। और दूसरा नाम इसका है विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा। तो हम यहाँ देखेंगे ये विषुवत रेखा है और इसके उत्तर में 23.5, जो 23.5 n है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। आपको ये याद क्या रखना है, कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ हम आएंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री एस हो जाएगा, ये आपका मकर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मकर रेखा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे, जो ये कर्क रेखा का एरिया है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो कर्क रेखा के एरिया जो कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ पे जो है रेखा, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ का जो एरिया है उत्तरी गोलार्ध, यहाँ का एरिया क्या है, दक्षिणी गोलार्ध।
और जो सबसे ऊपर बिंदु है इसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और इसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। इतना आपको याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, तो क्वेश्चन आएगा कि विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो है एन क्या है? कर्क रेखा है। दक्षिण में क्या है? मकर रेखा है। ये एरिया उत्तरी गोलार्ध है, ये एरिया दक्षिणी गोलार्ध है। अब उत्तरी ध्रुव से यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ 1909 पकड़ो और रॉबर्ट पियरी को पकड़ो, रॉबर्ट पियरी, और यहां से पकड़िए यूएसए। 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। क्वेश्चन आएगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियरी है। कहाँ का निवासी है? यूएसए का निवासी है। कब पहुंचा है? 1909। कब? 1909। तो 1909, रॉबर्ट पियरी और यूएसए, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। कहाँ का है? यूएसए का है। कब पहुंचा है? 1909 में। फिर उसके बाद देखेंगे दक्षिणी ध्रुव में, तो 1911 आर एमंड सेन, और ये हैं आपके नॉर्वे के। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। तो 1911 में आर एमंड सेन नॉर्वे के निवासी हैं, और ये दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले क्या बने हैं? पहले व्यक्ति बने। तो 3 पॉइंट यहाँ से, 3 पॉइंट यहाँ से आप वन लाइनर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से कि 1911 में आर एमंड सेन नॉर्वे के निवासी हैं, जो है क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ये 3 6 पॉइंट आपके हो गए। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये आपकी एक लाइन हो गई, ये आपकी लाइन हो गई, और ये आपकी एक लाइन हो गई। तो यहाँ जो लाइन खींच दिए हैं तो ये आपकी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी, और ये भारत में है। कहाँ है ये? भारत में। अब क्वेश्चन बनेगा क्या, तो ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पे काट रहे हैं और यहाँ पे काट रहे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका आंसर क्या होगा? माही नदी। तो माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ स्थित है ये? भारत में। और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे हम पढ़ाएंगे उसमें कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली जो 4 नदियां हैं, समानता के खंभे, ये ट्रिक आगे हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे कांगो या जायरे नदी। ठीक, कांगो या जायरे नदी ये अफ्रीका में है। कहाँ है ये? अफ्रीका में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये अफ्रीका में है। तो कांगो या जायरे नदी अफ्रीका की नदी है, और ये विषुवत रेखा को क्या है? 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ध्यान दीजिएगा, कांगो या जायरे नदी किसको काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब इसके बाद देखेंगे, ये काट चुकी है। अब ये भी कोई नदी है 2 बार काट रही है, किसको? मकर रेखा को। तो ये आपकी है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी है, तो ये जो काट रही है आपको, किसको काट रही है? ये मकर रेखा को काट रही है। और ये भी नदी कहाँ बहती है? ये अफ्रीका में ये भी बहती है। अफ्रीका में ये भी बहती है। तो लिम्पोपो नदी जो है ये अफ्रीका में ही बहती है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। फिर उसके बाद देखते हैं, एक हम नदी ऐसे गुजार रहे हैं, फिर ऐसे गुजार रहे हैं, फिर ऐसे गुजार रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये 3 जगह काट रही। कितने जगह? 3 जगह काट रही। तो ये कौन सी नदी हो सकती है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है? और इस नदी का नाम है बरमेजो नदी। कौन सी नदी? बरमेजो नदी। तो बरमेजो नदी जो है, ये जो है मकर रेखा को 3 बार काटती है, और ये दक्षिणी अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में बहती है। तो नदियों से 4 पॉइंट बन गए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत में है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये आपकी अफ्रीका में है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कहाँ पे? अफ्रीका में है। बरमेजो नदी ये मकर रेखा को 3 बार काटती है, ये आपकी है कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। फिर उसके बाद देखेंगे, तो यहाँ से एक रेखा गई है, ऐसे रेखा नहीं है, ये एक नदी है, और इस नदी का नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। और ये भी कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में।
और यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे है विक्टोरिया झील। क्या है? विक्टोरिया झील। ठीक है, क्या है यहाँ पे? विक्टोरिया झील है। तो आपको ध्यान देना है कि विक्टोरिया झील किस रेखा पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा विषुवत रेखा। और यहीं से निकलती है आपकी नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी निकलती है। और नील नदी यहाँ से निकलती है और जाके यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर भी कर्क रेखा को काटती है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को और विषुवत रेखा को दोनों को काटती है? तो एकमात्र ऐसी नदी है नील नदी जो कर्क और विषुवत दोनों को काटती है। और ये कहाँ है आपकी? ये भी है अफ्रीका में। तो नदी से आपके पॉइंट समाप्त होते हैं। कितने हो गए हैं? 3, 2, 5 नदियां। कितनी हो गई? 5। तो सबसे ज्यादा माही पूछा जाता है, कांगो पूछा जाता है और लिम्पोपो, ये 3 नदियां ज्यादा पूछी जाती हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हम एक बिंदु रखते हैं। इस बिंदु का मतलब होता है 21 मार्च। क्या होता है? 21 मार्च। क्या लिखा भैया? 21 मार्च लिखा है। ठीक है, अब 21 मार्च लिखने का मतलब ये है कि सूर्य 21 मार्च को इस रेखा पे लंबवत होता है। इस रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। तो आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ऐसी कंडीशन बनती है, सूर्य जो है धीरे धीरे खिसक कर यहाँ पे लंबवत हो जाता है। और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और जब यहाँ पे लंबवत होता है तो ये तारीख होती है 21 जून। क्या होती है? 21 जून होती है। क्या होती है? 21 जून। अब देखिए 21 जून को ये तारीख होती है, ये एरिया कहलाता है उत्तरी गोलार्ध को। ठीक है, आप याद ये रखो कि जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को लंबवत है, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि 21 जून को यहाँ क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 जून को क्या होगा? तो यहाँ पे 21 जून को हो जाएगा सबसे बड़ा दिन। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया। अब देखेंगे सूर्य कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका कर्क रेखा पे, जो कि मकर रेखा से बहुत दूर है। इसका मतलब है यहाँ से बहुत दूर है। तो जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी। तो यहाँ पे जो है 21 जून को क्या होगा? 21 जून को हो जाएगा यहाँ पे सबसे छोटा दिन। सबसे छोटा दिन। तो आपको दिमाग में ये बैठाना है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? सबसे छोटा दिन 21 जून होता है। तो यहाँ सबसे छोटा और यहाँ क्या होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखेंगे सूर्य धीरे धीरे फिर यहाँ खिसकेगा और दोबारा से फिर से विषुवत रेखा पे लंबवत होता है। और ये तारीख होती है 23 सितंबर। कितनी होती है? 23 सितंबर होती है। ठीक है, ये आपकी तारीख क्या हो गई है? 23 सितंबर हो गई है। और फिर धीरे धीरे सूर्य यहाँ खिसकेगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे तारीख होगी 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पे लंबवत होगा। तो कहने का मतलब है ये एरिया कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। और जहां सूर्य बैठेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसलिए यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या है? सबसे बड़ा दिन। 22 दिसंबर को क्या है? सबसे बड़ा दिन। यहाँ पे दिन लिख लेना। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का क्या है? सबसे बड़ा दिन। अब सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से बहुत दूर है। तो हम अपना दिमाग लगाएंगे कि यहाँ से दूर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा? सबसे छोटा दिन। तो यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे छोटा दिन। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन। इतना आपको याद रखना है। अब पूछेगा 21 जून को कौन सी खगोलीय घटना घटती है? तो इसे कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। और इसको कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और इस घटना को कहते हैं मकर संक्रांति। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। थोड़ा आप लोग 14 जनवरी वाली ना याद रखिएगा खिचड़ी को। तो यहाँ पे क्या है? ये 22 दिसंबर को क्या है? मकर संक्रांति है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे, इसको एक मिनट स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका हो गया है कर्क संक्रांत, विषु हो गया और मकर संक्रांत। अब यहाँ पे ये देखना है, इस बार पेट के पेपर में क्वेश्चन आया था, शरद विषु आया था और बसंत विषु आया था। तो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसको याद नहीं रखना है, समझना है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे बात करें, ये उत्तर है, ये क्या है, उत्तर, इसे उत्तर कहेंगे, ये इधर क्या कहेंगे, दक्षिण कहेंगे, ठीक है। जब तक सूर्य जो है उत्तर में रहेगा उसे कहेंगे बसंत विषु। क्या कहेंगे, बसंत विषु कहेंगे। और जब तक क्या कहते हैं आपका ये रहेगा ये दक्षिण में, इसे क्या कहेंगे, शरद विषु कहेंगे। क्या कहेंगे, शरद विषु। तो आपको ये याद रखना है कि जब तक सूर्य क्या उत्तरायण में रहेगा तो वो आपको हो जाएगा बसंत विषु, और जब दक्षिणायन हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, शरद विषु। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 6 महीने की रात 6 महीने के दिन होने का कारण क्या है। तो 6 महीने की रात और दिन होने का कारण ये है कि अगर सूर्य जो है यहाँ पे है 22 दिसंबर को यहाँ पे है, तो 23 सितंबर से लेके फिर यहाँ पे रहेगा कहाँ, 22 दिसंबर में। तो इस यहाँ पे जो होगा टोटल समय 6 महीने का होता है। क्या होता है, 6 महीने का समय होता है। इसलिए नॉर्वे यहाँ पे है, कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव में है। तो नॉर्वे में क्या होता है कि 6 महीने की रात होती है। क्या होती है, 6 महीने की रात क्या होती है। तो वहाँ रात क्या, सूर्य की किरणें जो तिरछा पड़ती है इसलिए रात माना जाता है। तो 6 महीने की रात क्या है, ये नॉर्वे में होती है। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य यहाँ 6 महीने रहेगा, भाई 6 महीने रहता है, कितने महीने, 6 महीने यहाँ पे और 6 महीने यहाँ पे। आप समझ जाइएगा कब कब ये रहते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पे जो है यहाँ हो जाएगी 6 महीने की रात। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब सूर्य यहाँ पे है दक्षिणायन में तो यहाँ पे 6 महीने की रात, और जब यहाँ सूर्य हो जाएगा तो यहाँ 6 महीने की रात, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ क्या होगा, 6 महीने का दिन। अगर सूर्य यहाँ पे है तो 6 महीने का दिन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका होता है कर्क रेखा, और ये है आपका विषु आपका विषुवत रेखा हो गया, ये आपका हो गया मकर संक्रांत। वीडियो लंबा होने के कारण इसको हम थोड़ा रोकेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्या है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अक्षांश रेखा जो है बाकी है, और थोड़ा सा अभी 10-15 मिनट का वीडियो और बनेगा तो आपका कंप्लीट एक आपका क्या बन जाएगा, ये अक्षांश रेखा का बन जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, और आपसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। और ये ऐसा टॉपिक है अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा। बढ़िया से इसको 2 या 3 बार देखने के बाद आप नोट्स जरूर बनाइए। अगर नोट्स बनाते हैं, हम दावा करते हैं ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।